देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आने देखन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना खियारकुम उहासिनुकुम अखलाक़न, बुखारी शरीफ। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। सुखनीरा 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 सुखनीरा। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज के अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद में वज़ीर दाखिला अमित शाह का इंतखाबी दौरा, सिकंदराबाद रोड शो में की शिरकत। अवाम 1 दिसंबर को कार के निशान को वोट देकर तरक्की को मुंतखब करें और केसीआर के हाथ मजबूत करें, केटीआर की अपील। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हैदराबाद के अवाम 1 दिसंबर को बीजेपी पर वोट के जरिए डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करें। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज GHMC इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने के गर्ज से हैदराबाद पहुंचे और बेगमपेट एयरपोर्ट से वो सीधा चार मीनार पहुंचकर भाग्य लक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा की। वहां से वो सिकंदराबाद में मुनक़िदा रोड शो में शिरकत की है। इसके बाद बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनक़िदा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि आज इन इंतखाबात में TRS और MIM में खुफिया इत्तेहाद है। इन्होंने कहा कि हैदराबाद को निज़ाम के साए से निकलकर एक नया हैदराबाद बनाना चाहते हैं। अमित शाह का कहना था कि TRS की मौजूदा हुकूमत तरक्की के मुखालिफ हुकूमत है। इन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि इस बार GHMC पर बीजेपी का कब्जा यकीनी है। और से मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं हैदराबाद शहर की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार का स्वागत हैदराबाद के रोड पर मैंने देखा है, शायद ही मैंने तेलंगाना में, हैदराबाद में, अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार का स्वागत देखा है। जिस गर्मजोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। मित्रों, हैदराबाद के अंदर विश्व भर के IT हब बनने की सभी संभावनाएं पड़ी हुई हैं, मगर IT हब तब बनता है जब इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बने। रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने आज सिकंदराबाद में इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि क़याम तेलंगाना से पहले मुखालिफ तेलंगाना ताकतों ने यह कहा था कि अगर तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आता है तो ये इलाका वीरान हो जाएगा। इस इलाके में हिंदू व मुस्लिम फसादात होंगे, नक्सलिज़म में इजाफा होगा, यहाँ बरक़ी की किल्लत पैदा होगी। लेकिन जब तेलंगाना रियासत कायम हुई और आपने अवाम ने TRS को इख्तियार दिया तो सिर्फ 6 साल के अंदर ही हैदराबाद शहर को तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया।
आज बैनुल-अक़वामी कंपनियां यहाँ के पुरअमन माहौल और हुकूमत की पॉलिसियों को देखकर हैदराबाद का रुख कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे हज़ारों नौजवानों को यहाँ रोज़गार मिल रहा है। लेकिन आज कुछ ताकतों की नज़र में हैदराबाद की तरक्की खटक रही है। वो इस शहर के माहौल को तबाह करते हुए यहाँ की तरक्की को बर्बादी में बदलना चाहते हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि यहाँ की आवाम उनका मुंह तोड़ जवाब दे। KTR ने हुकूमत की फलाही स्कीमात का भी जिक्र किया है। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो 21 दिसंबर को कार के निशान को वोट देकर TRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर चीफ मिनिस्टर KCR के हाथ मजबूत करें। 5 ఏళ్ల కిందట మీ దగ్గరికి వచ్చినాం, మీ దగ్గరికి వచ్చి ఆనాడు ఓటు అడిగినప్పుడు 2 విషయాలు KCR గారి మాటగా చెప్పినాం. హైదరాబాద్లోని పేద అక్క చెల్లెలను అన్నాదమ్ములను కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటాం. హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధికి కష్టపడి ఒళ్ళు వంచి పనిచేస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ 5 ఏళ్ల తర్వాత మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మరి ఏం చేసినామో ఏం పని చేసినామో చెప్పాల్సిన బాధ్యత కూడా నా మీద ఉన్నది అని నేను అనుకుంటా ఉన్నా. ఒకసారి దయచేసి వెనక్కి తిరిగి గుర్తు తెచ్చుకోమని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. 6 ఏళ్ల కిందట తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు ఆనాడు ఎన్ని మాటలు ఎన్ని రకాల అనుమానాలు మన మనసుల నిండా ఉండెనో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఒకరేమో తెలంగాణ వస్తే కరెంటు ఉండదు అని ఒక ఆయన, ఇంకొక ఆయనేమో తెలంగాణ వస్తే తెల్లారి లేస్తే పంచాయతీలే ఆంధ్ర తెలంగాణ పంచాయతీ హిందూ ముస్లిం పంచాయతీ అని ఇంకొక ఆయనేమో తెలంగాణ వస్తే కొత్త పెట్టుబడులు కొత్త ఉద్యోగాలు కాదు, ఉన్న ఉద్యోగాలు పోతాయి, ఉన్న పెట్టుబడులు పోతాయి, ఎవ్వరు ఇక్కడ మిగిలరు అన్నారు. ఇంకొక ఆయనేమో ఆఖరికి సరే తెలంగాణ వస్తే మంచిదే కానీ మీ ముఖాలకు మీకు పరిపాలించుకునే తెలివి ఉందా, మీకు నాయకత్వం ఉందా, దమ్ము దక్షత ఉన్న నాయకుడు మీకున్నాడా అని కూడా ఆనాడు అన్నారు. మరి 6 ఏళ్లలో ఏం జరిగిందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఈ 6 ఏళ్లలో మొట్టమొదటి పని KCR గారి నాయకత్వంలో మనం చేసుకున్న పని గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న షాపులు జిరాక్స్ సెంటర్లలో కూడా గతంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఇన్వర్టర్ లేని షాప్ లేదు. అపార్ట్మెంట్ ఉంటే ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉంటే 4 పోర్షన్లు ఉంటే జనరేటర్ లేని ఇల్లు లేదు. అలా ఆనాడు పరిస్థితి. డీజిల్కు నెలకు 10,000 5,000 8,000 అందరు కలిసి చేసుకొని ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉండే సొసైటీలో ఆనాడు మీకు పైసలు ఖర్చైన పరిస్థితి, మీకు పైసలు తగిలిన పరిస్థితి. మరి ఈరోజు KCR గారి నాయకత్వంలో కేవలం 6 నెలల్లోనే కరెంటు సమస్య లేకుండా చేసి 24 గంటలు ఫ్యాక్టరీలకు కానీ ఇండ్లకు కానీ వ్యవసాయానికి కానీ ఉచితంగా కరెంటు ఇచ్చి ఈరోజు భారతదేశం మొత్తంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా 24 గంటలు నాణ్యమైన కరెంటు ఇస్తున్న ఘనత KCR గారిదా కాదా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నా. రెండవది, ఇదే హైదరాబాద్లో మంచినీళ్ళకి ఎంతో కొంత గోసపడ్డే ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉండే. 10 రోజులకు నీళ్లు, 14 రోజులకు నీళ్లు, వారం రోజులకు నీళ్ళు వచ్చే ప్రాంతాల నుంచి ఈరోజు కనీసం రోజు తప్పించి రోజు నీళ్ళు ఇచ్చుకునే పరిస్థితి వచ్చిందా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచించమని నేను కోరుతున్నా. హైదరాబాద్కు కొత్తగా ఎవరన్నా వస్తే 6 నెలల తర్వాత కనబడితే ఏమనేది వాళ్ళను, అరే వీనికి గండిపేట నీళ్లు పడ్డాయిరా కొద్దిగా నున్నగైండు అందరూ అనకపోదురా. మరి ఆ గండిపేట ఎప్పుడు కట్టిందో ఎరికేనా మీకు? గండిపేట కట్టింది 1920లో, 100 ఏళ్ల కిందట. 100 ఏళ్ల నుంచి ఈ రోజు వరకు 2020 వరకు ఏ నాయకుడు, ఏ ముఖ్యమంత్రి, ఏ ప్రభుత్వము హైదరాబాద్ కోసం మళ్ళీ తాగునీటి కోసం ఒక రిజర్వాయర్ కట్టాలి, హైదరాబాద్ ప్రజల దాహార్తిని తీర్చాలి అనే ఆలోచన చేయలేదు. కానీ మన నాయకుడు KCR గారు ఎక్కడో కాదు, ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ నుంచి దగ్గరలోనే ఉన్న షామీర్పేట మండలంలోని కేశవాపురం అనే గ్రామంలో సంవత్సరం లోపలనే గండిపేటతోని రెట్టింపు సైజులో, డబల్ సైజులో ఒక బ్రహ్మాండమైన రిజర్వాయర్ కడతా ఉన్నాం. అది కట్టిన తర్వాత తప్పకుండా రోజు నీళ్ళిచ్చే బాధ్యత మా ఆడబిడ్డలకు మాది అని నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంకొక మాట కూడా KCR గారి మాటగా మా ఆడబిడ్డలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత కూడా నా మీద ఉంది. మొన్ననే KCR గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చిన ఆడబిడ్డలందరికీ ఒక శుభవార్త. మీరు భవిష్యత్తులో ఈ వచ్చే నెల ఎల్లుండి డిసెంబర్ 2వ తారీఖు నుంచి, డిసెంబర్ మాసం నుంచి
మంచినీళ్ళ బిల్లు కట్టే అవసరమే లేదు. శాశ్వతంగా మాఫ్ చేయడం జరిగింది. అంటే మనసున్న ముఖ్యమంత్రి ఉంటే మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. హైదరాబాద్లో ఈరోజు పేదవాడు అన్నం తినాలి అంటే 5 రూపాయలకే నాణ్యమైన భోజనం అన్నపూర్ణ సెంటర్లో దొరుకుతుంది. పేదవాడికి సుస్థి చేస్తే బస్తీ దవాఖానా ఉంటుంది. లగ్గం చేసుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ లో మేనమామలు కూడా వస్తలేరు ఈ మధ్యన. కానీ కేసీఆర్ గారే మేనమామ లెక్క 1,116 రూపాయలు మీకు ఇస్తా ఉన్నారు. కడుపులో బిడ్డ పడితే, ఆ ఆడబిడ్డ కడుపులో ఓ బిడ్డ పడితే వెంటనే కేసీఆర్ కిట్ రూపంలో మగబిడ్డ పుడితే 12,000, ఆడబిడ్డ పుడితే 13,000 రూపాయలు ఇచ్చి అందులో జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ సబ్బులు, షాంపూలు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ఇళ్లలో ఏ రకమైన వస్తువులు అయితే వాడతారో అవన్నీ 12 రకాల వస్తువులు పెట్టి ఆదుకుంటున్నది, మీకు అండగా నిలబడ్డది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. ఆ బిడ్డ పుట్టిన బిడ్డ అంగన్వాడికి పోతే బ్రహ్మాండమైన భోజనం. ఆ బాలింతకు కూడా ఆరోగ్యలక్ష్మి కార్యక్రమంలో పాలు గుడ్డుతో పౌష్టికాహారం. ఇంకొద్దిగా బిడ్డ పెద్దగైతే గవర్నమెంట్ బడికోతే సన్న బియ్యంతో నాణ్యమైన భోజనం. ఆ తర్వాత బ్రహ్మాండంగా హాస్టల్కో ఇంకొకడికో పోతా అంటే 1,20,000 రూపాయలు ఒక్కొక్క పిల్లోడి మీద పిల్ల మీద ఖర్చు పెట్టి 1000 రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు పెట్టి దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రభుత్వము చేయని విధంగా లక్షల మంది విద్యార్థులను ఈరోజు వేలాది కోట్ల రూపాయలు పెట్టి చదివిస్తున్నది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. హాస్టళ్లలో పెట్టి బట్టలు, బ్యాగులు, పుస్తకాలు, జంప్ఖానాలు, బ్లాంకెట్లు మొత్తం ప్రభుత్వమే చూసుకొని ఈరోజు మైనారిటీ కానీ, ఎస్సీ కానీ, ఎస్టీ కానీ, బీసీ కానీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు 1000 ఉన్నాయి. తర్వాత ఇంకా చదువుకుంటా ఫారెన్ కోతా బాగా చదువుకుంటా అంటే అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్, మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే స్కాలర్షిప్ 20 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి విదేశాలకు కూడా పంపి ఆ పిల్లోడిని చదివించే సంస్కారం ఉన్న ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు. మరి అంత మంచి చదువుకున్నాక ఉద్యోగం కావాలి కదా. అందుకే టీఎస్ ఐపాస్ తెచ్చి రాష్ట్రానికి 6 ఏళ్లలోనే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 2 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చుకున్నాం. బ్రహ్మాండంగా మన పిల్లలకు కొలువులు ఇచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन खिलवत मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मरकज़ी इंतखाबी जलसा मुनक़िद किया गया। इस जलसे से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील, सदर बिहार एमआईएम व रुकन असम्बली बिहार अख्तरुल ईमान ने मुखातिब किया है। इस मौके पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि मजलिस वो सायादार दरख्त है जिसके साए में आज मुल्क का महरूम तबका आसरा तलाश कर रहा है। इस दरख्त की आबियार और इसको मजबूती बख्शना हैदराबाद की आवाम की जिम्मेदारी बनती है। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि यह हैदराबाद की आवाम की कुर्बानियों का नतीजा है कि मजलिस के साए में मुल्क के महरूम तबक़ात की नुमाइंदगी की जा रही है और आज बीजेपी की सारी कौमी क़यादत मजलिस को कमज़ोर करने के लिए हैदराबाद पहुँच रही है। ऐसे में मजलिस को कामयाब बनाना और मजबूत करना हैदराबाद की आवाम की जिम्मेदारी है। सदर मजलिस ने कहा कि कुछ लोग मजलिस को शिकस्त देने के ख्वाब को लेकर दिल्ली से हैदराबाद आ रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बात का यकीन है कि हैदराबाद की आवाम इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती है, लेकिन हम हैदराबाद की आवाम से अपील करते हैं कि वो 1 दिसंबर को बीजेपी डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करे। इस जलसे आम से बैरिस्टर अवैसी ने फिर एक बार हैदराबाद की आवाम से जज्बाती अपील करते हुए कहा कि मजलिस को ताकत बख्शने की अपील इन्होंने की है। इस जलसे आम से 2 बंगाली नौजवानों को मुखातिबत की तवज्जो का मरकज़ भी बना। जलसे के डाइस पर मजलिस के सारे बल्दी उम्मीदवार व दीगर अराकीन असम्बली भी यहाँ मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार प्रदेश के सदर व क़ायद मुखन्ना व रुकन असम्बली बिहार मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, कोचा दामन और बहादुरगंज बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब अंजर नईमी साहब,
इज़हार असफी साहब, औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब आदिल साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, मेरे मजलिसी रुफ़ा, हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का ये आखिरी जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 दिन से आप मुसलसल मजलिस के जलसों में मुख्तलिफ मजलिस के कायदीन की तकारीर को, उनके बसीरत फरोज़ किताबात को सुना। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कोई नई बात नहीं करूंगा, सिर्फ दोबारा आपको इस बात की याद दिला रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन आप तमाम को, हम तमाम को अपने वोट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना जरूरी है और पोलिंग परसेंटेज अगर माजी की तरह रहेगा तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि सुबह 7 बजे से आप सीधा पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए और इस बल्दी इंतखाबात में आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर पर मजलिस का निशान पतंग देखकर वहां पर आपको मोहर लगाना है और उसको मोड़कर एहतियात से फोल्ड करके जो बैलेट का डब्बा है, बॉक्स है, उसमें आपको अपना बैलेट पेपर डालना है। ये याद रखिए, अपने घर में सबको बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। अब जहां सवाल मजलिस की मुखालिफत का, बहुत से लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मजलिस के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज के इस जलसे में साबिक़ मेयर मीर जुल्फ़िकार अली साहब भी बैठे हुए हैं। अगर मेरा हाफिजा सही है तो आज से 32 साल पहले जब बल्दिया के इंतखाबात हुए थे तो मीर जुल्फ़िकार अली साहब 4 महल से मजलिस के उम्मीदवार थे और वहां से जब पोलिंग हो रही थी, तेलुगु देशम की हुकूमत थी, एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर थे, तो अब जो पड़ोसी रियासत है आंध्र प्रदेश से, वहां से तेलुगु देशम का कोई एक आदमी नाम था जिसका नाम बम्बुलू श्रीनिवासी, बम्बुलू शिवारेड्डी नाम था। वो 4 महल में आकर मूसा बोली के पास बाज़ाब्ता बम फेंके थे। ये नौजवानों को नहीं मालूम, ये बुजुर्गों को मालूम होगा। चाचा जो लकड़ी उठा रहे थे जब से, देखो उनको मालूम होगा, आपको भी मालूम है। तो उसमें एक हमारी इज्जतदार माँ जख्मी हुई थी, तो जख्मी होने के बाद जब उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे तो उस हमारी माँ ने कहा कि अस्पताल में जरूर जाऊंगी, पहले जो मकसद के लिए घर से निकली थी वो मजलिस को वोट डालना, वोट डाल के अस्पताल को गई। फिर दूसरा मरहला आया, चंद्राबाबू नायडू 2002 में चीफ मिनिस्टर थे, तो चंद्राबाबू नायडू बाज़ाब्ता पुराने शहर के गलियों में रोड शो किए थे, एक चीफ मिनिस्टर होते हुए खूब रोड शो किए। तो बड़े बाजार में उनका जलसा चल रहा था, अचानक एक चीज जुप बोल के सामने गिरी उनकी, तो देखे तो उसमें 8 नंबर की चप्पल थी। तो चंद्राबाबू नायडू भी आए थे, पूरी ताकत के साथ उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मजलिस को कामयाब किया। तो ये मजलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। हमेशा हमसे मुकाबला करने के लिए पूरे बातिल ताकतें अपनी ताकत लगाते हैं, पूरा मुत्तहिद होकर आकर मजलिस से इंतखाबात में मुकाबला करते हैं।
मैं आपको ये दोनों वाकयात इसलिए बताया हूं और खास तौर से नौजवानों को कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने मुत्तहिद होकर एक एक सीट पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराया, अब ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी तरह बेबाकी और बहादुरी के साथ 1 दिसंबर के दिन सिर्फ एक चीज हमारे जहन में होना कि हमको अपना वोट डालना है, वोट डलवाना है। ये 2 काम अगर हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक अजीमुशान कामयाबी से हम किनार करेंगे, बल्कि पहले से ज्यादा मजलिस के अराकीन बल्दिया कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलिए, सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पूरे अफराद खानदान को लेकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी नौजवानों से गुजारिश नहीं है, बल्कि नौजवानों को जोर दे के कह रहा हूं कि खुदा के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर राउंड मारने पर मत निकलिए, अपना वोट डालिए, अपने घर वालों को लेकर जाइए। उसके बाद सारी दुनिया की खबर करिए, वहां क्या हो रहा, इधर क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। पहले अपना वोट डालिए और पुरअमन तरीके से हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मजलिस की कामयाबी यकीनी है, चाहे कोई भी आ जाओ। मैं तो इंतजार कर रहा था कि वजीर आजम भी आ जाएंगे, मगर वजीर आजम प्लेन से उतर के एक उस जगह पर चले गए जहां पर कोविड की वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री देखने चले गए। हम समझ रहे थे कि वो भी आकर कुछ अपनी जबान से कह देंगे तो हैदराबाद बल्कि पुराने शहर की आवाम में और जोश आ जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूपी के चीफ मिनिस्टर आकर भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। हम उनसे इतना ही उनके बारे में आपसे कहूंगा कि ये वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जब हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की इज्जत लूटकर उसकी रेल की हड्डी को तोड़कर उसको छोड़ दिया गया खेतों में और उसकी वजह से उस दलित लड़की का इंतकाल हो गया, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस गरीब दलित बच्ची के मां बाप को तक इजाजत नहीं दी उसका अंतिम संस्कार करते वक्त। यानी वो बच्ची के जिस्म को जब जलाया जा रहा था तो उसके मां बाप सामने नहीं खड़े थे, बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है। ये इनकी कारकर्दगी है कि एक बच्ची को रेप किया गया और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। और जब उसकी आखिरी रसूमात का मामला आया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरने वाले के मां बाप नहीं रहेंगे, पुलिस रहेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर जो लोग यहां पर हुआ कर रहे, भाई साहब बहुत हुआ करके चले गए, हम भी हुआ कर सकते, इतना याद रखो, बल्कि आम फाड़ भी कर सकते, हम इतना याद रख लो आप। और फिर दूसरा ये वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कि एक जलसे में बैठे हुए थे तो उनकी पार्टी का एक आदमी ये कहा कि हम कब्रस्तानों से मुस्लिम औरतों की खबरों से लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी करेंगे। इन्होंने बोले, बैठे हुए थे, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्हों आकर हैदराबाद का नाम तब्दील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ही कह रहा हूं कि दलितों पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप उसको खत्म करवाइए, रुकाइए। और एनएसए के नाम पर जो मासूम लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उसको बंद करिए। और उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में अगर किसी का राज चलता है तो ठाकुरों का राज चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी ठाकुर हैं, योगी हैं मगर ठाकुर हैं। ये मुख्तसर सा इनका तारुफ कराया हूं, वो भी नहीं करता था, मगर ये मीडिया वाले बोल रहे थे जरा कुछ बोल दो ना, हम चला लेते टीवी पे। ये होगा। अब
फिर मीडिया के लिए कह रहा हूं, होम मिनिस्टर हैदराबाद को आए। मैं हर इलेक्शन की तकरीर में आपके दरमियान में कह रहा था कि बीजेपी ने रोहिंग्या का मसला उठाया, मैंने उठाया। आप आकर हमारे को खुजाए तो खुजली आपको हो गई। आपके बीजेपी के एक आदमी ने कहा कि हैदराबाद की वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या है। बोलना तो इन्हों बोल देते, मगर जब जवाब इनको मिलता असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस की तरफ से, तो जवाब का कोई नहीं दे, खामोश हो जाते। मैंने कहा अगर 30,000 है तो 1,000 नाम बता दो, और अगर 30,000 है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे थे दिल्ली में। 30,000 अगर रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में, तो इसका मतलब यह है कि इलीगल है। आप निकालो ना उनको, कौन रोक रहे आपको? फिर इनका ही एक आदमी बोल दिया कि पुराने शहर में पाकिस्तानी, रोहिंग्या, अफगानी है। अच्छा 100 तो निकालो, 100 तो बताओ कितने इलीगल है अफगानी और पाकिस्तानी। 100 निकाल के बताओ, देखो ये है। आप वो भी नहीं बताते। अब होम मिनिस्टर ये बोल रहे, नहीं मेरे लिख के दो मेरे को। मैं कहीं को लिख के दूंगा? बल्दी हल्के 72 आसिफ नगर के टीआरएस उम्मीदवार साई सुशीला की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन सेक्रेटरी टीआरएस इम्तियाज इसाक की क़यादत में एक मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर यह रैली आसिफ नगर बल्दी हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरी। रैली में टीआरएस कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद रही। इस मौके पर कारकुन कार के निशान को वोट देकर फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे। इम्तियाज इसाक सेक्रेटरी टीआरएस ने इस मौके पर कहा कि आज अवाम को ये देखना है कि आया वो टीआरएस जैसी हकीकी सेकुलर जमात को मुंतखब करती हैं जो इनकी तालीमी, माशी और समाजी पसमानदगी का खात्मा करने के लिए नए नए स्कीमात को मुतारिफ किया, या फिर जज्बाती तकारीर करने वाले कायदीन के झांसे में आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ नगर की टीआरएस उम्मीदवार एक तालीम याफ्ता उम्मीदवार हैं और आज ये उम्मीदवार बाकी सब जमातों के उम्मीदवारों पर भारी है। इम्तियाज इसाक ने आवाम से अपील की कि वो 21 दिसंबर को कार के निशान पर मोहर लगाकर टीआरएस उम्मीदवार साई सुशीला को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। उम्मीदवार साई सुशीला ने भी इस मौके पर कहा कि इन्हें एक मौका देते हुए मुंतखब करने की इन्होंने आवाम से भी अपील की है। నమస్తే, నా పేరు మల్లపుల్ల సాయి శిరీష. నేను ఆసిఫ్ నగర్ వార్డ్ నంబర్ 72 నుంచి పోటీ చేస్తున్నాను. ఇన్ని రోజులుగా ఏదైతే క్యాంపెయినింగ్ జరుగుతుందో ప్రజల నుంచి మంచి గుడ్ రెస్పాన్స్ ఉంది. అండ్ ఈరోజైతే మేము మా ఏరియా నుంచి బైక్ ర్యాలీ స్టార్ట్ చేసాము. బైక్ ర్యాలీలో కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ నుంచి మంచి సపోర్ట్ ఉంది. అండ్ నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి, నేను మీ మధ్యలో ఉండి సేవ చేస్తాను. నాకు అందరూ కలిసికట్టుగా ఓటేసి గెలిపిస్తారని అనుకుంటున్నాను. बल्दी हल्के संतोष नगर के कांग्रेस उम्मीदवार मतीन शरीफ की जानिब से कि आज इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बल्दी हल्के संतोष नगर में एक रोड शो का एहतमाम किया गया। इस रोड शो में नायब सदर रियासती कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए कहा कि मजलिसी कॉरपोरेटर सिर्फ इंतखाबात के वक्त अवाम के दरमियान आते हैं और इंतखाबात के बाद अवाम को इन्हें ढूंढना पड़ता है। ये साल दर साल से चलता आ रहा है। इन्होंने कहा कि मजलिस एक बदउनवान जमात है। इनके नुमाइंदे इंतखाबात जीत कर आवाम की खिदमत करने के बजाय पैसे ऐंठने में मसरूफ़ हो जाते हैं। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि मतीन शरीफ एक तालीम याफ्ता और दयानतदार कायद है। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस बार बदलाव के लिए वोट दें और कांग्रेस उम्मीदवार मतीन शरीफ को मुंतखब करें। उम्मीदवार मतीन शरीफ ने कहा कि वो आवाम के दरमियान रहकर ही आवाम की खिदमत करेंगे। 21 दिसंबर को हाथ के निशान पर मोहर लगाकर इन्हें मुंतखब किया जाए। देंगे हम आप मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देंगे। हमने कहा कि हर घर नहीं है सो तमाम लोग बेघर लोगों को घरें देंगे। क्या एक वायदा भी केसीआर ने पूरा किया? किसी को नौकरी मिली? आज किसी को नौकरी नहीं है। 12% रिजर्वेशन दे तुम बोला या झूठा दिया? ये झूठों का सरदार केसीआर, झूठों का सरदार नहीं दिया। घरें दे तुम बोला, किसी के एक घर आया डबल बेडरूम नहीं आया घर। तो बताओ फिर हमें मिला क्या? फिर कलवा कुंटा खानदान
केसीआर की बेटी, केसीआर का बेटा, केसीआर के दामादा, केसीआर के भांजे, केसीआर के भतीजे, पूरा खानदान पूरा तेलंगाना को लूटा। ये खानदान, हमें कुछ नहीं मिला। मुसलमान बच्चों को या हिंदू बच्चों को, जो तालीम याफ्ता बच्चे, आज जाके कहीं जगह नहीं मिला तो चबूतरों को बैठ रहे, राताओं में बैठ रहे। क्या करेंगे? नौकरी हो तो ना, माँ बाप पढ़ाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, हमने सोचा कि कुरान शरीफ, जब मुकद्दस कुरान को अल्लाह जल्ले जलाला उन्हें उतारने का फैसला किया तो सबसे पहले जो आयत आई वो आयत क्या थी? नमाज पढ़ो, रोजा रखोगे नहीं थी, वो आयत थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, पढ़ो ऐ मुसलमानों, तालीम पढ़ो। ये किताब में पहली आयत अल्लाह 7वें आसमान से आई, उससे बढ़ के और क्या होना हमारे को? वही तरकारी बेचना, वो नारियला बेचना, पंचोरा बनाना, साइकिला जोड़ लेना, वही काम करना। वो लोग का काउंसलर कल तक कुछ नहीं था, काउंसलर बनते ही फॉर्च्यूनर में आ रहा है, मर्सिडीज। वो काउंसलर को बोला रहा फॉर्च्यूनर की स्पेलिंग बोल रहे भाई जरा, स्पेलिंग बोल रहे भाई जरा। अरे मेरे को कहा था भाई, मैं भाई, अरे हमारा खून चूस के आज कहां से काम बन गए तुम लोग? लुटेरे हैं। सैलाब आया, 5000 करोड़ की मिल्कियत है, दावा करते हैं अकबरुद्दीन अवैसी। क्या करे भाई? सैलाब में किसी की मदद नहीं, कोई बांटने आ रहा, मैं जैसा बांटने आया, अगर औरतों को डालो इनके ऊपर, औरतों को डालता कहते। अरे भाड़ू है तू, औरतों को डालता मेरे ऊपर, बोल रहा अरे लाओ रे औरतों को, लाओ शब्बीर साहब के ऊपर औरतों को डालो। ये है जमात का हाल। हम इनको कब तक देंगे भाई? आपके वालिद दादा दिए, आप वालिद दिए, अब आप भी देंगे वोट? 52 साल से वोट दे रहे हो लोगों को, अभी कब तक देंगे हम लोग वोट? देंगे बोलो, देंगे क्या? हाथ उठाओ, नहीं देंगे बोल के सब लोग। तो भाई सोचो, ठंडे दिल से सोचो। कई को भाई इलेक्शन आते मजहब खतरे में बोलते, फिर बाद में कहा है भाई? आज बिहार क्या हुआ भाई? मोदी को ऐसा जबरदस्त शिकस्त देने के लिए तेजस यादव, लल्लू प्रसाद का बेटा, ऐसा तूफान कैसा उड़ के आया बच्चा। अरे वहां जाके कांग्रेस को हराए, लल्लू प्रसाद के बेटे को हराए, सेकुलर पार्टी को हराए, 20-24 सीटों पे कांटेस्ट करे। मैं पूछ रहा हूँ 24 में जरूरत थी भाई? आज 7 सीट पे तुम लास्ट टाइम करे कारपोरेटर में, आप कितने करे? 51 का, 9 कम कर लिए। यहाँ कम कर रहे, वहां बढ़ा रहे। कई को पैसा मोदी, अमित शाह, ये पूरे जो बीजेपी और टीआरएस जो नाटक कर रहा ना, बीजेपी और एमआईएम, ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहे मालूम? अमित शाह भेजा रहे वहां से, एमआईएम ऐसा बोलो, तुम ये बोलो। परसों एक योगी है चीफ मिनिस्टर और यूपी के, वो बंदर के सब उछल रहा बेचारा। अरे बंदर, ये हैदराबाद 500 साल गंगा जमुना तहजीब का बंदर है, यहाँ के नाम बदल देता। तेरे बाप की जागीर है। मोहम्मद अली शब्बीर जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी ईसा जैसे लोग, मतीन शरीफ जैसे लोग जिंदा है, और हमारे हेमंत रेड्डी जैसे लोग जिंदा है। इनका उम्मीदवार है, मुझे ये शर्फ मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने दिया। यहाँ के हालात को मद्देनजर रखते हुए आज से 20 से 25 दिन पहले सियासत पेपर में एक बड़ा आर्टिकल आया था संतोष नगर डिवीजन के ताल्लुक से, जिसमें यह बताया गया कि यहाँ पे एक याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक संतोष नगर जो डिवीजन है, इसमें एक वेल एजुकेटेड डिवीजन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर हर चीज का प्रॉब्लम है। ड्रेनेज का, लाइटों का, रोड्स का, कई चीजों के यहाँ पे प्रॉब्लम है। उस चीज को देखते हुए मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने मुझसे कहा कि एक बार आप यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट के हिसाब से कॉन्टेस्ट कीजिए और यहाँ पे हम बदलाव लाएंगे, बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो उस हिसाब से रेवंत रेड्डी साहब भी 2 दिन पहले यहाँ का दौरा कर यहाँ के पूरी आवाम को ये पैखुन दिए कि मेरा मतीन छोटा भाई है, जैसे यहाँ से हम जीतेंगे तो हम यहाँ का डेवलपमेंट और दूसरे हाईटेक सिटी के हिसाब से करेंगे। तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब और रेवंत रेड्डी साहब ने इन 2 बड़ी शख्सियतों के उन लोगों की हिम्मत अफजाई पर मैं ये कदम उठाया हूँ। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी एक बार मुझे मौका दीजिए। पिछले 40
40 साल से यहाँ पर कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी सब एक ही पार्टी का है। अगर आपको कोई चीज का प्रॉब्लम है तो आप किसी दूसरे के पास जा ही नहीं सक रहे। अगर किसी दूसरा आपको यहाँ पे अपोजिशन रहेगा तो आपका प्रॉब्लम वहां नहीं तो यहाँ पे सॉल्व होगा। तो इस हिसाब से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए। इंशाल्लाह यहाँ पे कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट लाएगी। कांग्रेस पार्टी एक झूठे दावों का नाम नहीं है, जैसा कि केटीआर साहब ने मुस्लिम रिजर्वेशन का, वक्फ बोर्ड जुडिशियल पावर का, इस्लामिक सेंटर का, ऐसे कई झूठे वादे किए जिससे इन्होंने कभी भी खरा नहीं उतरा। और सबसे हर डेवलपमेंट से सबसे बड़ा डेवलपमेंट हमारे लिए शरीयत का डेवलपमेंट है, अल्लाह के घरों का डेवलपमेंट है। उन घरों की शहादत केसीआर साहब की तरफ से की गई, उसके बाद ये यहाँ की लोकल पार्टी की तरफ से उसमें खामोशी अख्तियार करना, ये उनकी तारीफ करने के बराबर है। तो हम हमारे डेवलपमेंट में हर चीज से ज्यादा हर लोग हम अल्लाह के घरों की अहमियत देते, मगर उसको भी उन लोगों ने शहीद कर दिया। हल्के 27 अकबरबाग मलकपेट के तहरीक मुस्लिम शबान के ताइदी उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल अजीम को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए सदर तहरीक मुस्लिम शबान मुश्ताक मलिक ने अपील की है। इन्होंने कहा कि सैयद अब्दुल अजीम एक बेबाक और तालीम याफ्ता नौजवान हैं। इन्होंने कई मौक़ों पर कौम व मिलत के लिए काम किया है। ऐसे नौजवान को शहर के बल्दी ऐवान में पहुँचाना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। इसी बीच डॉक्टर अब्दुल अजीम ने कहा कि आज के इस पुरअशोब दौर में मिलत इस्लामिया की सरखरोई के लिए वो अपने आप को वक्फ कर चुके हैं और कहा कि इन्हें आवाम से अपील की कि 21 दिसंबर को कैरम बोर्ड के निशान को वोट देकर इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। हल्के बल्दी अकबरबाग के वोटरों से मेरी दरख्वास्त है कि 21 दिसंबर को यकीनी तौर पर आप वोट डालने निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करें। फ़िरक़ा परस्तों के ख़िलाफ़, मफाद परस्तों के ख़िलाफ़ आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आपके हल्के से एक नौजवान उम्मीदवार जो मिल्लत के लिए इंतहाई मुखलिस भी है और जिसने समझिए कि मिलियन मार्च और सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए जिद्दोजहद की है, वो एक मिली दर्द और तड़प रखने वाला उम्मीदवार है। तहरीक मुस्लिम शबान ने समझे कि उनकी तायीद की है और ख़ुद मैंने समझे कि अपनी हिमायत और तायीद और मशवरों से उनको नवाजा है। यकीनी तौर पर वक्त की कमी की वजह से आपके हल्के, आपके घर तक या आपके मोहल्ले में मोहम्मद अब्दुल अजीम, डॉक्टर अब्दुल अजीम नहीं पहुंच पाए होंगे। उनका इंतखाबी निशान कैरम बोर्ड है और आप से मेरी दरख्वास्त है कि आप कैरम बोर्ड के निशान पर वोट दें तब्दीली के लिए, फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़, मिल्लत की मुखलिसाना जिद्दोजहद के लिए। बहरहाल कैरम बोर्ड के निशान पर आप वोट देकर मिल्लत की तड़प रखने वाले समझिए कि उम्मीदवार की हिमायत करिए। ख़ुद मेरी हिमायत और तहरीक मुस्लिम शबान की हिमायत भी अब्दुल अजीम साहब के साथ है। वो आप तक नहीं पहुँचे होंगे। बहुत सारी इंतखाबी मुहिम में समझिए कोताहियाँ और कमज़ोरियाँ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये न समझें कि आपका वोट ज़ाया होगा। आपका वोट बहरहाल समझिए कि आपकी एक मुस्तहकम राय रहेगा कि आप कैसे उम्मीदवार को पसंद करते हैं या कैसे उम्मीदवार के हक़ में आप हैं। आप वोट डालकर ये न समझें कि भाई हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा या फिर समझिए ऐसे होगा वैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। फ़िरक़ा परस्तों को यकीनी तौर पर समझिए कि हमारे इलाक़े अकबरबाग से शिकस्त होगी। कोई फ़िरक़ा परस्त जीतने वाला नहीं है। आप बहरहाल अपनी राय का बेखौफ फ़कत इज़हार करें। कैरम बोर्ड के
और ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तखर में कौमी शाहराह 65 पर मजलिस बल्दिया की जानिब से शुरू जदीद मोरियों का काम ज़ेर इल्तिवा रहा है। तकरीबन 2 माह कबल मजलिस बल्दिया की जानिब से दुकानात के रूबरू 3 फीट और 5 फीट गहरे खड्डे खोदे गए, लेकिन इस काम को अब तक मुकम्मल नहीं किया। पिछले 2 माह से काम तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से आए दिन इससे मुत्तसिल दुकानों में ग्राहक को जाने की सहूलत न होने की वजह से दुकानदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मैं एमडी निज़ामुद्दीन, यहाँ पे मेरा शॉप है HKJN स्टील रेलिंग, उसके बाजू में किराना दुकान है, बाइक मैकेनिक है। आजू बाजू वालों भी को जाने आने तकलीफ़ हो रही। नाली खोद को 2 महीने हो गया, आज अभी तक नाली नहीं बना रहे लोग, तो है ना। किराया साल को साल इतना किराया बढ़ रहा, शटर वाला मान रहा नहीं। शटर वाले को बोले तो भी जो है ना किराया कहाँ से ला के देना, बोले तो किराया ने शटर वाला बोल रहा क्या करते नहीं मालूम मेरे को, किराया दियो बोल के जो है ना बैठे हुआ है, नहीं कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं। तकलीफ बहुत। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में उतने किराए नहीं है, ज़हीराबाद में उतने किराया है, बल्कि शटरा वाले तो मान रहे नहीं। शटरा वाले किराए दिए तक रहो बोल रहे, नहीं तो खाली करो बोल रहे। ये नाली गोद को 2 महीने हो गया, किधर जाना है, क्या करना है, कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं। परेशान उठाना पड़ रहा, आजू बाजू वालों को भी परेशान उठाना पड़ रहा। यहाँ परसों नाली में गिर गया बच्चा, वो सीरियस है, उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में सीरियस है, परेशान है। बाजू मैकेनिक वाला बच्चा गिर गया यहाँ पे। म्युनिसिपल कमिश्नर भी इधर आके नहीं देख रहे हैं, कोई भी आके देख रहा नहीं। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन आज आजमपुरा डिवीज़न से MBTU उम्मीदवारा अस्मा खातून का इंतखाबी मुहिम की क़यादत सदर मजलिस बचाओ तहरीक फ़रतुल्लाह खान मजीद ने संभाली। आज हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का इन्होंने दौरा किया और आवाम से मुलाकात की और MBT के उम्मीदवार इम्तियाज़ी निशान क्रिकेट बैट को वोट देने की इन्होंने अपील की है। इस मौके पर मरकज़ी इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब करते हुए फ़रतुल्लाह खान मजीद ने कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक आवाम के मसाइल को हल करने में एक रिकॉर्ड रखती है। इसी बीच इन्होंने मजलिस और BJP का गठजोड़ बताया है। इन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की शहादत पर मजलिस खामोश रही और जब मजलिस बचाओ तहरीक ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो वक्त के चीफ मिनिस्टर को झुकना पड़ा। इन्होंने आवाम से भी अपील की कि वो कारकिर्दगी की बुनियाद पर ही मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाएं। मुकाम पर रखने के लिए आज कोई एक आवाज उठाओ। आज इस हैदराबाद शहर को मुर्दों का शहर बना दिया गया। यहाँ मुर्दों की तरह मुसलमानों को साथ सौदेबाजी करके कभी KCR तो कभी KTR तो कभी राजशेखर रेड्डी तो कभी चंद्रबाबू नायडू की गुलामी कर रहा है। इसी कारण हम क्या मुसलमानों की क़यादत से मैं पूछना चाहता हूँ, जाओ ये लड़ाई मेरे लिए तहरीक के लिए नहीं, अपने ईमान के लिए मैदान में उतरो। अपनी खवातीन को सुबह 7 बजे मैदान में लेके निकलो और 7 बजे बता लो कि ये हक व बातिल का मामला है। 1 तारीख के दिन ये फैसला होगा कि जो चंदा चौपड़ी सियासत कर रही है, इस चौपड़ी को मुसलमान दफन कर देगा, खत्म कर देगा इंशाअल्लाह। 1 दिसंबर के बाद बताऊंगा हैदराबाद शहर में कौन सी हुकूमत हमको रोकती मसाजिद बनाने से, कौन रोकता मुझको। मैं जाऊंगा, आज ऐलान कर रहा हूं। हमको सियासी तौर पर कमजोर करके तमाशा किया जा रहा। याद है ना, एक अमानुल्लाह था, सारी BJP में भारी था। आज पुराना शहर मुसलमानों का किला है तो किसने बनाया? ये बस्तियां, बाबा नगर, ये तलाब कट्टा, ये रियासत नगर, ये मोइनबाग, ये सलाला, सारा का सारा किला बन गया। सुबह उठने वाला मुसलमान कोई मंदिर का घंटा नहीं सुनता, उठने वाला मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मसाजिद के मीनारों से सुनता है। अरे ये होती है खियानत, ये होता है कारनामा, ये होता है मुसलमानों के लिए कुर्बानी देना। आज अपने किले की हिफाजत को या इंतजार करने वाले गलियों में पैसे बांटने वालों को इस्तेमाल दे रहा हूं। पोलिंग के दिन मैं नफ्स नफीस गुज़िश्ता इलेक्शन में नहीं था, मैं खुद मौजूद हूंगा और कोई ऐसी जलील हरकत को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जलील हरकत को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो गरीब मुसलमानों को पैसे देना होगा, दलाना, ये धंधा बंद होना होगा। मेरी गुजारिश है और भी मेरी गुरमिटकल में आज 11 बजे जनाब नरेंद्र राठौड़ लक्ष्मी तिम्पा मंदिर के सेक्रेटरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 त्यौहार मजहबी प्रोग्राम इनेकाद अमल में आएंगे। 29 नवंबर लक्ष्मी तिम्पा टेम्पल बोराबंडा को बोराबंड फूलों का चढ़ावा किया जाएगा और मंदिर में 30 नवंबर को यात्रा होगी। कोरोना वायरस की वजह से समाजी फासले को बरकरार रखें, एहतियाती तदाबीर के साथ मास्क लाजिम लगाएं और इन दोनों प्रोग्राम में शिरकत की अपील की गई है। हमारे नुमाइंदे साजिद खान की ये रिपोर्ट।
सदर सिराज उलमा एकेडमी मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसाम आदिल ने अवाम उन्नास से अपील की कि वो अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल कर पसंदीदा उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, साथ ही पोलिंग पर परसेंटेज में इजाफा करें। इन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम पोलिंग में हिस्सा लेकर सेकुलरिज़म को मजबूत, मुस्तहकम और तक़वियत पहुँचाए। इन्होंने अवाम से मज़ीद कहा कि वह अपनी कीमती वोट की अहमियत को पहचाने, इसकी अफादियत को समझे। वोट डाला हर शहरी का बुनियादी हक़ है, इसका इस्तेमाल करें। इन्होंने मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में GHMC का इलेक्शन होने जा रहा है। पोलिंग 21 दिसंबर 2020 को है। अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। देखिए, जमहूरियत में वोट देने का हक दस्तूर के लिहाज से दिया गया है हर शहरी को। तो तमाम वोटर्स से मेरी ये अपील है कि वो अपने को दिए हुए हक का इस्तेमाल करेंगे। आप गौर फरमाइए कि पोलिंग होती है 50% या 60%, तो मालूम ये हुआ कि बाकी के जो लोग हैं वो वोट देना पसंद नहीं करते। हालांकि सबको ये समझना चाहिए कि हमको जो दिया गया है हक कि हम अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनें, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आपको मालूम है कि बाद ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम कोई भी आए हमको क्या फ़ायदा है, वोट देने से हमको क्या मिलने वाला है। ये बात जहन से निकाल दीजिए। आपको अपना नुमाइंदा चुनने का एक मौका है, उससे फ़ायदा उठाइए, उसमें गफलत मत कीजिए। कहीं ऐसा न हो इस बात के मिजाज के लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए तमाम मेरे जितने भी GHMC एरिए के लोग हैं, उन तमाम वोटर्स से मेरी ये अपील है कि वो 21 दिसंबर को 2020 के आप बराबर जो है अपने पोलिंग स्टेशन पे जाइए और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कीजिए। अपने पसंदीदा उम्मीदवार, अपने पसंदीदा जमात के उम्मीदवारों को कामयाब बनाइए। हैदराबाद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से पेश करदा हैदराबाद पीपल्स चॉइस अवार्ड तकारीब का कलशा प्लेटिनम बिजनेस बैंकुट हिमायत नगर में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शबीर भोजानी, मोहम्मद महमूद अली, डॉक्टर यूसुफ हुसैनी, सैयद सिकंदर मखसूसी, डॉक्टर सुधा जैन, डॉक्टर अमित दमानी व दीगर ने शिरकत की है। इस मौके पर टीवी और इंटरटेनमेंट और समाजी खदमात के शोबे में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड तकरीब में सिटी इंडिया न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जफ़र खान को बेस्ट टीवी एंकर के अवार्ड से नवाजा गया और साथ ही साथ हमारे दीनी प्रोग्राम के एंकर अकरम अब्बास को फलाही तंजीम अल-फलाह इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी को भी अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके पर दीगर चैनलों के एंकर्स, मुख्तलिफ शोबे हयात में काम करने वालों को भी अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम की निज़ामत हमारे नुमाइंदे और एंकर जफ़र खान ने अंजाम दी है। छोटी सी बाल बराबर तकलीफ पहुंचे। मैं तमाम से यही गुजारिश करता हूँ, हमारे स्टाफ से और जो आए हमारे मेहमान हैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, शख्सी फासला। इंशाल्लाह कुछ ही देर में शहर हैदराबाद का नंबर 1 प्रोग्राम, नंबर 1 इवेंट जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं अर्बन बिल्डर एंड डेवलपर्स हैदराबाद पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020। इंशाल्लाह एक 15 मिनट में इसका आगाज होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का बहुत अच्छा ताउन रहेगा, बहुत अच्छा साथ रहेगा एंड तक। लेकिन फिर एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। थैंक यू। बताना चाहूँगा और साथ उनके मिस्टर वीजे जो वीडियो जॉकी हैं हमारे रॉकी भाई, उनसे रिक्वेस्ट
फैसिनो इस्तेमाल करिए, फिर अपने हाथ साफ करिए, नहीं अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हर कदम पर आपके साथ फैसिनो। सर ये एक्चुअली हमारी अवार्ड के लिए ये फैसिनो की टैगलाइन है, जो हम जो है एक एड शूट किए थे उसमें यूज किए थे फैसिनो के लिए। क्या था मैडम आप बताइए कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला अवार्ड है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी का शुक्रगुजार हूँ मैं जिसने मुझको वोट किया है और इसको प्रेजेंस किया के लिए सोहेल साहब और एप्पल बिल्डर्स डेवलपर्स के लिए पता नहीं एक्साइटेड हूँ, कुछ पता नहीं था क्या बताऊँ। आप खुशी के बारे में कह रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा इवेंट है कि आप मुझे सर्विस दी हमको अभिजीत सर ने, प्लीज ओपन करिए सर और वो सस्पेंस खो दिए कि वो कौन है, कि आप रोककर बोलना चाहिए अभी बोल देना चाहिए। चलिए जोरदार ताली होना चाहिए समाज पर। Good evening everyone. For news anchor male मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, क्या बात है मोहसिन भाई, सभी से अनोखा इनका अंदाज है, पूरे हैदराबाद में मोहसिन भाई की परवाज है, हम सबको इन पर नाज है, इसीलिए मोहसिन भाई की अलग आवाज है। क्या बात है, आइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर शकील फुलदानी चेयरमैन बीबीएन ग्रुप से वो भी साथ में स्टेज पर आए। आइए सर, प्लीज। क्या बात है, जोरदार ताली, जोरदार ताली। सर आप अवार्ड दीजिए सर, और पसीनों भी लीजिए, हाथ साफ कीजिए और न्यूज और साफ कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए अब बारी है, ये बताइए जी, अब बारी है मोहसिन भाई की। मोहसिन भाई अब आप, मैं भी अवार्ड लिया, आप भी अवार्ड लिए, कैसा दिख रहा? मैं तो बोल दिया, आप बताइए। थोड़ा अलग दिख रहा जी आइए, इधर आइए, बीच पर कहते चलिए, बताइए। अभी तो खाली हाइडलाइंस है जी, तफसील पूरी बातें रहेंगी इंशाल्लाह। अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी की टीम है जिनको इस्लामिक एजुकेशन के लिए आज का ये स्पेशल अवार्ड मिल रहा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार अल-फलाह के लिए। थैंक यू। आज के इस अवार्ड के बारे में कुछ आप कहना चाहिए? मैं सबसे पहले भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं मेरी जो टीम यहाँ इस वक्त मेरे साथ आई है, मेरे साथ खड़े हैं स्टेज पे और एक लेडी टीचर है जो आ नहीं सके, मैं तमाम मेरी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हैदराबाद पीपल्स चॉइस का और आज के जो हमारे प्रेजेंटर है एप्पल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमें यहाँ चुना है। हमारी ये एकेडमी काफ़ी कम वक्त में इतने उरूज पर पहुँची है, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तमाम लोगों की दुआओं का नतीजा है। मैं मेरे दोस्तों का, मेरी टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा साथ दिया और इस काम को हमने अंजाम तक पहुँचाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अकरम भाई इधर भाई, सभी भाई आप कुछ कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के बाद बच्चों का बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया था। इस दौरान बहुत से पेरेंट्स ने हमारे साथ रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव क्लासेस से बढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत लोग फ़ायदा उठाए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। बेस्ट एक्टर मेल गोज टू जफर खान, सिटी इंडिया न्यूज़। इवेंट में जो एंट्री हुई थी यार, अच्छा मेरा गरीब ही लगा। चलिए एडवांस से सर इधर जी जी हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कौन भूलना चाहिए कोई? आप अपने ख्याल बताइए। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का, जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर मौजूद है और मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। मैं सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड है ये तो, मैं समझा था कि किसी और को मैं बुलाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। थैंक यू हैदराबाद पीपल्स चॉइस अवार्ड, सोहेल भाई का और तमाम टीम का और शबीर साहब का, और मैं हमारे एमडी साहब अफसर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इतना अच्छा काम करने के लिए मौका देते हैं मुझे, और मैं आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हो या फिर
न्यूज़ हो वगैरह जो भी अच्छी तरह से फिर पेश करने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी इस तरह का अवार्ड फिर मैं हासिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला अवार्ड है बेस्ट न्यूज़ एंकर फीमेल। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद में वज़ीर दाखिला अमित शाह का इंतखाबी दौरा, सिकंदराबाद रोड शो में की शिरकत। अवाम 1 दिसंबर को कार के निशान को वोट देकर तरक्की को मुंतखब करें और केसीआर के हाथ मजबूत करें, केटीआर की अपील। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हैदराबाद के अवाम 1 दिसंबर को बीजेपी पर वोट के जरिए डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करें। नाज़रीन, आने दिक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। दे नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।